अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे इसकी फर्दर ऑब्वियसली आजकल के दौर में बहुत रिक्वायरमेंट है बायोलॉजी की फील्ड में, चाहे वो बायो की जितनी भी फील्ड्स आती है, माइक्रो आती है, मॉलिक्यूलर आती है, जेनेटिक्स आती है, उनमें इन सब टेक्निक्स को जिन्हें मॉलिक्यूलर टेक्निक्स कहा जाता है, उनमें इनकी रिक्वायरमेंट होती है। आज जो हम मेजर हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं वो हमारा टॉपिक होगा मॉलिक्यूलर टेक्निक्स। मॉलिक्यूलर टेक्निक्स में अगर मैं अपने इस चैप्टर की ओवरव्यू देती हूँ तो हमने इसमें डिटेल में क्या क्या डिस्कस करना है उसमें आती है नदरन और सदरन ब्लॉटिंग आएगी, पीसीआर आएगा, उसकी एप्लीकेशंस आएगी, आरएफएलपी आएगी, इनके यूजेस आएंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट डीएनए टाइपिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मतलब हम अपनी मॉलिक्यूलर टेक्निक में इन मेजर टॉपिक्स को कवर करेंगे। जब इन मेजर टॉपिक्स को आप कवर कर लेंगे तो ऑब्वियसली इंशाल्लाह जब भी आप मॉलिक्यूलर टेक्निक्स को करना स्टार्ट करेंगे या करेंगे तो आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें ऑलरेडी पहले से ही आइडेंटिफाई होगी, पहले से ही माइंड में होंगी। आपको उसकी क्या करना है, क्या नहीं करना, डू और डोंट जो भी टेक्निक्स होंगी आपको बहुत सी माइंड में होंगी और आप इसको अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं। चलें ठीक है जी, अब हम इस पूरे टॉपिक को पूरे डिटेल में और अपनी मर्ज़ी के साथ हम लोग एक अच्छे तरीके से इसको स्टार्ट करते हैं ताकि हम इस पूरी टॉपिक को और पूरी डिटेल को अच्छी तरह से कर सकें। आते हैं जी सबसे पहले जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो हमने टॉपिक डिस्कस करना है बल्कि स्टार्ट करना है कि जी इलेक्ट्रोफेरोसिस। अब ये इलेक्ट्रोफेरोसिस बेसिकली होता क्या है? अगर हम सिर्फ इसकी डेफिनेशन पर जाते हैं तो डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो माइग्रेशन माइग्रेशन का मतलब होता है मूव करना या जाना, ठीक है, ऑफ चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब जो चार्ज मॉलिक्यूल अब वो चार्ज कौन सा है, वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है। कोई भी चार्ज मॉलिक्यूल्स आते हैं वो चार्ज मॉलिक्यूल्स की अगर हम सोल्यूशन के अंदर बात करते हैं कि माइग्रेशन ऑफ चार्ज मॉलिक्यूल्स मतलब चार्ज मॉलिक्यूल्स का सोल्यूशन के अंदर मूव करना, किसके रिस्पॉन्स के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पॉन्स के अंदर। मतलब अगर किसी भी चीज़ के या किसी भी सॉल्यूशन को जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर दी जाए और उसके अंदर कोई चार्ज मॉलिक्यूल है तो वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ऑब्वियसली मूव किस तरह से करेंगे क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। अगर कोई चार्ज मॉलिक्यूल जो है वो नेगेटिव होगा तो वो पॉजिटिव की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा और अगर कोई चार्ज मॉलिक्यूल पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। अब डिपेंड करता है, हमने ये बात तो पढ़ ली कि भी हमने इलेक्ट्रोफेरोसिस में माइग्रेशन पढ़नी है चार्ज मॉलिक्यूल्स की, लेकिन अगर हम माइग्रेशन की बात करें तो माइग्रेशन में रेट क्या होना चाहिए, मतलब वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर माइग्रेशन डिपेंड करती है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर चार्ज माइग्रेशन जो सी है चार्जेस की वो डिपेंड करती है। अब सबसे पहले जो माइग्रेशन आती है चार्जेस की वो आती है स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड, मतलब आप उसे कितनी फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑब्वियसली अगर आप फील्ड का रेट इंक्रीज कर देंगे तो वो स्पीडली जौन सी अपनी जौन सी मूवमेंट को वो थोड़ा बहुत इंक्रीज कर देंगे। उसके बाद सेकंड पे आता है विस्कोसिटी। ऑब्वियसली अगर वो लिक्विड मटेरियल होगा ज़्यादा जल्दी मूव करेगा या उसकी विस्कोसिटी उसकी थिकनेस पे डिपेंड करता है। नेट चार्ज मतलब उसके ऊपर नेट चार्ज कौन सा है। फिर टेम्परेचर क्या है मीडियम का, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। साइज़ ऑब्वियसली अगर स्मॉल साइज़ होगा तो वो जल्दी मूव कर जाएगा, लार्ज साइज़ होगा तो लार्ज मॉलिक्यूल ऑब्वियसली उसको दरमियान में हर्डल्स या कोई रिस्ट्रिक्शंस या कुछ भी उसके अंदर आ सकता है। फिर उसके बाद हम बात कर रहे थे साइज़ की। साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो साइज़ में ऑब्वियसली जैसे अभी मैंने डिस्क्राइब किया है कि अगर छोटा साइज़ होगा तो वो जल्दी से मूव कर जाएगा। क्यों? क्योंकि स्मॉल पोर्स के अंदर से उसकी मूवमेंट तेज़ हो गई। लेकिन अगर कोई लार्ज मॉलिक्यूल होगा तो लार्ज मॉलिक्यूल्स की ऑब्वियसली थिकनेस ज़्यादा हो गई, तो उसके लिए गुजरना जौन-सा है वो ज़्यादा हर्डल के करीब होगा। फिर मॉलिक्यूल्स की शेप क्या है? अच्छी शेप होगी, सिंपल शेप होगी तो उसके लिए भी गुजरना आसानी से हो जाएगा। एंड लास्ट एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि उसकी आयनिक स्ट्रेंथ क्या होगी। अगर हम बात करते हैं कि एनालिटिकल टूल के लिहाज से, कि अगर हम इसके एनालिटिकल टूल के लिहाज से अगर हम इसको देखते हैं तो इलेक्ट्रोफेरोसिस बहुत ही सिंपल, रैपिड और हाईली सेंसिटिव के तौर पर आता है। और हाईली सिंपल है क्योंकि एक बहुत सिंपल सी चीज़ है लेकिन बहुत रैपिड इफेक्ट देता है और सेंसिटिविटी भी इसकी बहुत ज़्यादा हाई होती है। फिर उसके बाद भी हम आते हैं इसके यूजेस की तरफ। ये सिंगल चार्ज पीस कौन सा है उसको स्टडी करने में और सेपरेशन टेक्निक के तौर पर इसको हम फर्दर यूज़ करते हैं।
आई होप सो कि यहाँ तक आपको समझ आ गई है कि जी हमने दो कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा। इंट्रोडक्शन में हमने क्या बात की है कि जी हम ना मॉलिक्यूलर टेक्निक में सबसे पहले इलेक्ट्रोफेरोसिस को डिस्कस कर रहे हैं। इलेक्ट्रोफेरोसिस में हमने उसकी थोड़ी सी बताया कि उसके अंदर होता क्या है कि जी चार्ज मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। और फिर उसके बाद हमने उसका कुछ रेट देखा है, उसकी स्पेसिफिसिटी देखी है, एनालिटिकल टूल के तौर पर उसके यूजेस। अब नेक्स्ट हमने ये बात तो पढ़ ली भई कि इलेक्ट्रोफोरेसिस में चार्ज मॉलिक्यूल्स ने मूव करना है। अब अगर चार्ज मॉलिक्यूल्स ने मूव करना है तो ऑब्वियसली हमने पहले स्टार्ट में एक बात की थी जी कि सॉल्यूशन के अंदर हमने मॉलिक्यूल्स को देखना है। तो सॉल्यूशन के अंदर उसका जो सपोर्ट मैट्रिसेस या उसके जो मटेरियल्स होते हैं वो कौन से होते हैं कि जिनके अंदर जो है सैंपल को रन किया जाता है, उनको सपोर्ट मैट्रिसेस या मैट्रिक कहते हैं। अब वो बहुत से होते हैं जिनमें लाइक पेपर है, सेलुलोज एसीटेट है, स्टार्च जेल है, एगरोज है या पॉली एक्रिलामाइड जेल होती है। अब इनका रोल क्या होता है? हमने ये बात तो पढ़ ली कि ये डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन इसके रोल के ऊपर अगर हम जाते हैं तो रोल में क्या करते हैं कि ये जो हीट, जैसे ही हम पीछे पढ़ा के जी उसमें हीट या टेम्परेचर प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो जैसे ही हीटिंग उसके अंदर डेवलप होती है और हम अपना सैंपल डालते हैं उसके अंदर, तो वो जो कन्विक्टिंग मिक्सिंग होती है उसको इनहिबिट कर देता है। और इनहिबिट करने की वजह से हमारे पास जो हमारे रिक्वायरमेंट का रिकॉर्ड होता है वो आ जाता है। ये बात याद रखें कि जो भी मैट्रिक्स हमने जिस भी सॉल्यूशन में डालकर अपना सैंपल डाल के उसको रन किया है, उसकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की है, हम उसको रीयूज कर सकते हैं। और रीयूज करने से कोई इसका कोई साइड इफेक्ट या कोई एक्टिविटी या उसकी कोई एनालिसिस में या किसी चीज़ में कोई भी कमी नहीं आती। उसके बाद हमने जो मेजरली हम अपने काम के लिए मॉलिक्यूलर टेक्निक्स में जो भी सपोर्ट मैट्रिक्स यूज़ करते हैं, उनमें जो मेजरली और सबसे ज़्यादा कॉमन मैट्रिसेस हम लोग यूज़ करते हैं वो एक्रोस और पॉलीएक्रिलामाइड जेल के तौर पर हम यूज़ करते हैं। इनका मेजर काम क्या होता है? सेपरेटिंग करना मॉलिक्यूल्स को। मेजरली जो सेपरेटिंग करते हैं ये उनके साइज़ की बेस के ऊपर उनको सेपरेट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों जेल्स जब बनती हैं ये पोरस होती हैं, तो मतलब एक हिसाब का ये सीव कर रहे होते हैं, उसको छान रहे होते हैं कि लार्ज मॉलिक्यूल्स को ये स्टॉप कर देती है और जो छोटे मॉलिक्यूल्स जिनकी अकॉर्डिंग ये जेल बनी हुई है उनके अकॉर्डिंग उनको ये मूव होने देते हैं। अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन देखते हैं अपनी एगरोस और पॉलीएक्रिलामाइड जेल का, तो उनमें ये चीज़ आती है कि एगरोस जो कि डाइल्यूट फॉर्म में यूज़ हो जाती है और ये लार्ज मॉलिक्यूल्स के लिए होती है। ये लार्ज मॉलिक्यूल्स इसके अंदर से इजीली पास ऑन हो जाते हैं। और जैसे न्यूक्लिक एसिड, लार्ज प्रोटीन्स या उनके कॉम्प्लेक्सेस। जो पॉलीएक्रिलामाइड है ये हाईली कंसंट्रेटेड होती है और ये स्पेसिफाइड जो स्मॉल प्रोटीन्स है या स्मॉल लिग्नोन्यूक्लियोटाइड्स इनके लिए यूज होती है। आई थिंक सो इन दोनों का मेजर डिफरेंस आपको समझ आ गया कि जी सेपरेटिंग लार्ज मॉलिक्यूल और इसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जी अब हमने ये तो हमें पता चल गया कि जी हमने कौन कौन सी जेल के लिए इस्तेमाल करना है या जो कौन कौन सी हमने जेल अपने काम के लिए इस्तेमाल करनी है। उनमें सबसे मेजर जो आता है कि जी हमने अब प्रोटीन्स को और न्यूक्लिक एसिड को सेपरेट करना है। हम पहले प्रोटीन को सेपरेट करने के लिए बात करते हैं, तो प्रोटीन को सेपरेट करने के लिए हमें पता है कि जी पॉलीक्रिलामाइड जेल यूज़ करते हैं। अगर डीनेचरिंग कंडीशन नहीं है तो हम प्रोटीन को किन बेसिस के ऊपर सेपरेट करेंगे? उनके साइज और चार्ज मॉलिक्यूल्स के ऊपर। क्यों? क्योंकि प्रोटीन एम्फोटेरिक होती है, तो इनका जो नेट चार्ज है वो इनके पीएच, जो जिस सॉल्यूशन के अंदर हमने अपनी प्रोटीन डाली है उस सॉल्यूशन का जो पीएच होगी जिसके अंदर उसको सस्पेंड किया गया उसी ही प्रोटीन का चार्ज वही होगा। अब पीएच की अगर हम बात करते हैं, अगर उसके आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट से अबव है, अगर उसके इलेक्ट्रो पॉइंट से जो उसकी पीएच है वो अबव है तो उस पे नेगेटिव चार्ज होगा। और वो क्योंकि प्रोटीन पे नेगेटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली मैंने स्टार्ट में बताया था, तो अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसके पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा जिसे एनोड कहा जाता है। और अगर उसकी पीएच कौन सी है उस मीडियम की आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट से लो है, तो ऑब्वियसली उस पे पॉजिटिव चार्ज होगा और वो अपने उस कैथोड की मतलब उस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। मतलब अगर अबव होगा तो नेगेटिव उस पे चार्ज होगा उस सॉल्यूशन के ऊपर, मतलब उस प्रोटीन के ऊपर वो एनोड की तरफ मूव कर जाएगा। और उस अगर उससे लो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट से तो प्रोटीन के ऊपर इंक्लूडिंग जो उसकी मीडियम है उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और वो कैथोड की तरफ मूव हो जाएगा।
नेक्स्ट आता है जी, हमने अब प्रोटीन की सेपरेशन पढ़ ली। अब अगर न्यूक्लिक एसिड की हम सेपरेशन बात करें तो ऑलवेज़ हम लोग इसके लिए कौन-सी जेल यूज़ करते हैं? एगरोज़ जेल। हम इसके लिए यूज़ करते हैं एगरोज़ जेल। एगरो इसके ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, चाहे पीएच कोई भी हो। क्यों? क्योंकि इसकी जो चार्ज होता है वो इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग फिक्स्ड होता है, ये चेंज नहीं होता जिस तरह से प्रोटीन्स का होता है। नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जो फॉस्फेट ग्रुप है, PO4 जोन सा है, वो न्यूक्लियोटाइड की वजह से, न्यूक्लिक एसिड की हर ग्रुप में मौजूद होने की वजह से ये हाईली नेगेटिव चार्ज होता है और ये हमेशा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा। और ये किसी और साइज़ पे नहीं, सिर्फ़ मतलब किसी और चीज़ पे नहीं, सिर्फ़ उसके साइज़ के ऊपर स्ट्रिक्टली जो है वो इसका बेस करेगा। अब हम इसके फर्दर जो भी टॉपिक्स हैं या जो भी सेपरेशन है वो इसके बाद का जो कंटिन्यू हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कहेंगे। अगर फिर भी आप लोगों को इसमें से कोई क्वेश्चन है या कोई भी बात आप लोगों ने पूछनी है और अगर आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और दूसरा, आपने कोई भी क्वेश्चन करना है प्लीज़ कमेंट करें। आई विल बी देयर टू फॉर योर आंसर। थैंक यू सो मच।